नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय वैया रोड, अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे दबाव समूहों के बारे में, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। दबाव समूह और हित समूह कोई नया विचार सिद्धांत नहीं है। हमने बताया था आपको पिछली कक्षा में कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में कुछ लेखकों ने अनौपचारिक प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया, जिसमें दबाव समूह, मतदान आचरण इत्यादि चीज़ों पर अत्यधिक ध्यान दिया। उसमें एक विचारक हैं आर्थर बेंटले, और उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया। दबाव समूह की जो परिभाषा है उसके आधार पर हम यही कहते हैं कि ये शासन व्यवस्था को प्रभावित करने वाले ऐसे हित समूह हैं जिनको गैर सरकारी समूह कहा जाता है, जो अपने हितों के अनुसार सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह के लक्षण हमने पढ़े। आज हम अध्ययन करेंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच में क्या अंतर है। राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही सामान्यतः संविधान से इतर तत्व हैं, और ये राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसमें जो अंतर है वो निम्न प्रकार से हैं। तो शासन सत्ता के प्रसंग का अंतर है। जहां राजनीतिक दल का घोषित उद्देश्य होता है कि शासन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना। राजनीतिक दलों का जो लक्ष्य है वो राज सत्ता को हथियाना होता है, जबकि जो दबाव गुट हैं केवल राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दबाव गुट या हित समूह जो हैं वो केवल अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। दबाव समूह शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। वे जो विधेयकों को, निर्वाचित पदाधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति और शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बुनियादी अंतर है राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच में, कि राजनीतिक दल स्वयं अपने लिए सत्ता प्राप्त करना चाहता है, जबकि दबाव समूह औपचारिक रूप से शासन के बाहर रह करके शासन को प्रभावित करने की चेष्टा करता है, अपने हितों के अनुकूल निर्णय बनवाने के लिए कोशिश करता है। दूसरा है उद्देश्य और कार्यक्रम का अंतर। जहां राजनीतिक दल का संबंध है वो राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं और प्रश्नों से अपना इत्तेफाक रखते हैं, संबंध रखते हैं, और स्वाभाविक रूप से उनका बहुत अधिक व्यापक कार्यक्रम होता है। किंतु दबाव समूह एक विशेष वर्ग, जो हमने पहले भी स्पष्ट किया कि विशेष वर्ग के हितों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दबाव समूह हैं वो विशेष वर्ग से संबंधित जो हित हैं उन्हीं समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दबाव समूह का जो कार्यक्रम है अपेक्षाकृत सीमित और संकुचित होता है, और राजनीतिक दलों का जो कार्यक्रम है वो व्यापक होता है। एक अंतर है आकार और सदस्यता का। आकार और सदस्यता के संदर्भ में बात करें तो राजनीतिक दल का जो संबंध है वो व्यापकता लिए होता है। बहुत बड़े संगठन होते हैं, लाखों करोड़ों मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने की वो चेष्टा करते हैं। किंतु दबाव समूह आकार और सदस्यता की दृष्टि से छोटे होते हैं। सदस्यता की दृष्टि से उनमें एक महत्वपूर्ण अंतर और भी होता है कि दबाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी होती है। इसका तात्पर्य क्या है? परस्पर व्यापी होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक व्यक्ति एक समय पर अपने विविध हितों के आधार पर अनेक दबाव समूह
सदस्यता प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक ही समय पर अपने कई समूहों का सदस्य हो सकता है, जैसे जातिगत समूह, उपभोक्ता संघ, मोहल्ला संघ, श्रमिक संघ। इस तरह से उसके अपने अलग अलग हित होते हैं और उनका एक साथ वो सदस्य हो सकता है। लेकिन राजनीतिक दल के बारे में इस तरह की बात नहीं हो सकती। एक समय में व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है। राजनीतिक दल सुदृढ़ संगठन होते हैं और दल के प्रति सदस्यों की भक्ति जो है इंटीग्रेटेड होती है, एकाग्र होती है। एक अंतर है संगठन और संगठन से संबंधित जो अंतर है वो भी बुनियादी अंतर है कि राजनीतिक दल अनिवार्यतः औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, किंतु दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित असंगठित दोनों स्थिति में हो सकते हैं। अनेक बार शक्तिशाली दबाव समूह भी औपचारिक रूप से असंगठित स्थिति में होते हैं। एक है साधन संबंधी अंतर। साधन संबंधी अंतर में का सीधा सा मतलब ये है कि राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपना उद्देश्य या लक्ष्य जो प्राप्त करना चाहते हैं वो उसमें संवैधानिक साधनों को अपनाएंगे। लेकिन दबाव समूह जो होते हैं वो आवश्यकता अनुसार संवैधानिक असंवैधानिक सभी प्रकार के साधन अपना सकते हैं। तो ये दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच में कुछ बुनियादी अंतर हैं। अब हम बात करेंगे दबाव समूहों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार किया है। तो ये वर्गीकरण किसी एक आधार पर नहीं बल्कि कई आधारों पर होता है और लक्ष्य की दृष्टि से जैसे दबाव समूह स्वार्थी और लोकार्थी दो श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ आदि वर्ग विशेष के हितों की साधना करते हैं तो उन्हें स्वार्थी समूह कहा जाता है। दूसरी तरफ गौ सेवा संघ है, भारत सेवक समाज है, नारी कल्याण संघ है, ये लोकार्थी समूह में आते हैं। यानी लोक का भला करना है, परलोक का भला करना है। संगठन की दृष्टि से समूहों के दो भेद बताए जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक समूह होते हैं जिनके संगठन का कोई विधान होता है, निश्चित कार्य प्रणाली होती है। विधान और निश्चित कार्य प्रणाली से रहित समूह जो हैं वो अनौपचारिक समूह होते हैं। अस्तित्व की या अवधि की दृष्टि से अल्पकालीन समूह और दीर्घकालीन समूह होते हैं। कार्य क्षेत्र के आधार पर भी स्थानीय और अखिल देशीय संबंध हो सकता है। तो इस तरह से वर्गीकरण होते हैं। तो उसमें कुछ विद्वान हैं, जैसे ब्लॉन्डेल का नाम आता है और आमंड का वर्गीकरण है। तो ब्लॉन्डेल जो विचारक हैं वो दबाव समूह का वर्गीकरण उनके निर्माण के प्रेरक तत्वों के आधार पर वो करते हैं और उनके आधार पर दो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, दो वर्गीकरण किए हैं इन दबाव समूहों का। पहला सामुदायिक दबाव समूह और दूसरा संघात्मक दबाव समूह। वे समूह जिनकी स्थापना के मूल में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध होते हैं वो सामुदायिक दबाव समूह होते हैं। जिन दबाव समूहों के मूल में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध होते हैं वे सामुदायिक दबाव समूह कहलाते हैं, तथा वे समूह जिनकी स्थापना के पीछे किसी विशिष्ट लक्ष्य के प्रति प्राप्ति का प्रेरक तत्व होता है वे संघात्मक समूह कहे जाते हैं। ब्रॉन्डेल ने इनमें से प्रत्येक को पुनः दो रूपों में फिर से विभाजित किया है। सामुदायिक समूह के दो रूप बताए उन्होंने, रूढ़िगत और संस्थात्मक। इस प्रकार संघात्मक समूह के दो रूप बताए उन्होंने, संरक्षणात्मक और उत्थानात्मक। आमंड ने जो हित समूह या दबाव समूह का क्लासिफिकेशन किया है
उनका 4 रूप बताए उन्होंने: संस्थात्मक, असंघात्मक, संघात्मक, प्रदर्शनात्मक या अनियमित। तो ये 4 रूप उन्होंने बताए हैं: संस्थात्मक, दूसरा असंघात्मक, तीसरा प्रदर्शनात्मक और चौथा है संघात्मक। ये जो ब्लॉन्डेल और आमंड ने जो वर्गीकरण किया है, मोटे तौर पर उन्हीं के आधार पर हम 4 दबाव समूहों की चर्चा करेंगे। एक है संस्थात्मक दबाव समूह, द इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। संस्थात्मक दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना, नौकरशाही इत्यादि में सक्रिय होते हैं और इनके औपचारिक संगठन होते हैं। ये स्वायत्त रूप से क्रियाशील रहते हैं और विभिन्न संस्थाओं की छत्र छाया में ये पोषित होते हैं। ये समूह अपने हितों की अभिव्यक्ति के साथ साथ अन्य सामाजिक जो समुदाय हैं, सामाजिक समुदाय, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये संस्थात्मक दबाव समूह है। मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशन हमको दिखाई देती हैं उनके औपचारिक संगठन होते हैं। दूसरे हैं संघात्मक दबाव समूह, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। संघात्मक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं, यानी विशेष हितों की पूर्ति करना इनका लक्ष्य होता है। खास टारगेट होता है, विशेष हित होते हैं, उनकी पूर्ति करना इनका लक्ष्य होता है। इनमें व्यावसायिक संगठन आ जाते हैं, कृषक संगठन आ जाते हैं, श्रमिक संगठन आ जाते हैं, सरकारी कर्मचारियों के संगठन आ जाते हैं। तो ये एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप कहलाते हैं, संघात्मक दबाव समूह कहलाते हैं। तीसरा है असंघात्मक दबाव समूह, नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। ये दबाव समूह धर्म, जाति, रक्त संबंध अथवा अन्य किसी परंपरागत लक्षण पर आधारित होते हैं। ये अनौपचारिक और सामान्यतः असंगठित होते हैं। और सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि कहें तो ये असंघात्मक जो दबाव समूह हैं वो परंपरागत कहलाते हैं, और जो संघात्मक समूह हैं उनको आधुनिक दबाव समूह कहा जाता है। हमने पहले भी स्पष्ट किया था जाति के बारे में कि ये अनौपचारिक दबाव समूह के रूप में होते हैं। और चौथा प्रकार जो है वो है प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह, एनोमिक प्रेशर ग्रुप्स। ये प्रदर्शनकारी समूह होते हैं। ये अपनी मांग को लेकर गैर संवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारी विरोध और प्रत्यक्ष कार्रवाई का मार्ग अपनाते हैं, जैसे जनसभाएं करना, गली कूचे में बैठक, रैली, विरोध दिवस मनाना, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह, अनशन, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अग्निदाह, आवागमन को अवरुद्ध कर देना, घेराव कर देना। कभी कभी इनके द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगे, अन्य रूपों के जो आक्रामक जो रवैये होते हैं वो इनके द्वारा अपनाए जाते हैं। तो इन तरीकों को अपनाकर ये संगठित गुट न केवल अपना असंतोष व्यक्त करते हैं बल्कि शासन के ढांचे, नीति, कार्य संचालन सबको प्रभावित कर देते हैं। तो ये मुख्य रूप से दबाव समूह हैं। कई बार कंपटीशन में इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये 4 जो वर्गीकरण किए गए हैं इनका ठीक से अध्ययन होना चाहिए। संस्थात्मक दबाव समूह, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स, जो विभिन्न संस्थाओं में होते हैं। दूसरा एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप यानी संघात्मक जो दबाव समूह हैं वो विशेष हितों से संबंधित होते हैं। असंघात्मक दबाव समूह जो परंपरागत लक्षणों पर आधारित होते हैं, धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर जो प्रेशर ग्रुप बनते हैं। और प्रदर्शनकारी जो गैर संवैधानिक साधनों का प्रयोग करके प्रदर्शन करते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई करके अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो ये दबाव समूहों का कुछ खास वर्गीकरण, अलग अलग विद्वानों की क्या राय है उस पर हमने अध्ययन किया। दबाव समूह, एक सवाल उठता है कि ये दबाव समूह किन व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। व्यवस्था तो कोई मायने नहीं रखती, सभी व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं, लेकिन खास है कि उनके स्वरूप और कार्यशैली में अंतर पाया जाता है। जैसे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है
वहाँ पर दबाव समूह खुले रूप में और अधिक सक्रियता से काम करते हैं। जहाँ तानाशाही की व्यवस्था है, सर्वसत्तावादी या सर्वाधिकारवादी व्यवस्था होती है, वहाँ पर जो दबाव समूह होते हैं वो गुप्त रूप से काम करते हैं और उनकी भूमिका भी सीमित होती है। तो ये अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग इनका काम करने का तरीका हो जाता है। विशेष राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई समाज आधुनिकृत है, खुला है, सभ्य है, औद्योगिक समाज है, तो वहाँ दबाव समूह विशेष सक्रियता में रहते हैं। जहाँ बंद समाज है, आधुनिकरण से दूर है, अर्ध सभ्य है, कृषक समाज में जो दबाव समूह अपेक्षाकृत कम सक्रिय होते हैं। यदि राजनीतिक दलों की लिहाज से देखा जाए तो किस तरह की दल व्यवस्था होती है उसके आधार पर भी इनका भूमिका में फ़र्क हो जाता है। द्विदलीय व्यवस्था वाले राज्यों में दबाव समूह का प्रभाव अधिक और बहुदलीय व्यवस्था वाले राज्यों में इनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि दल ही इतने होते हैं कि वो भी अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए काम में लगे रहते हैं। दबाव समूहों का जो काल स्वरूप है, कार्य संचालन है, वो भी इनकी भूमिका को तय कर देता है। यदि दबाव समूह लंबे समय से चले आ रहे हैं तो उनके पास वित्तीय संसाधन, क्षमता, संगठन और सुयोग्य नेतृत्व उनके पास होता है, तो वो अधिक प्रभावी होते हैं। और विपरीत परिस्थितियों में उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये दबाव समूहों का राजनीतिक दलों से अंतर और दबाव समूहों का क्लासिफिकेशन के बारे में विचार हुए। आगे हम इनके गुण दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।